मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 12वीं अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि हम किसी भी अध्याय के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यदि हल कर लेंगे तो इससे हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो हम इस अध्याय के थोड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं आज। सबसे पहला है, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा? नाम से ही समझ में आ रहा है केंद्रीय बजट है तो कौन प्रस्तुत करेगा? केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय बजट को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यदि राज्य का बजट होगा तो वो कौन प्रस्तुत करेगा? राज्य सरकार। यदि जिले का बजट होगा तो जिला सरकार। जैसे स्थानीय सरकार होती है, नगर निगम, नगर पालिका होती है, वहां का बजट कौन प्रस्तुत करता है? स्थानीय सरकार करती है। परंतु केंद्रीय बजट बजट जो होगा वो कौन प्रस्तुत करेगा? केंद्र सरकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? केंद्र सरकार। बजट है, बजट क्या है? बजट एक वित्तीय कथन है। ये राजनीतिक कथन नहीं है, मौद्रिक कथन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है वित्तीय कथन। क्योंकि हमने देखा था कि बजट में हम अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का पूर्वानुमान हम लगाकर वर्ष के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो वो किस तरह का एक कथन होता है? वित्तीय कथन होता है। तो बजट क्या है? एक वित्तीय कथन है। संविधान की धारा के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का विवरण संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। हमने जब बजट पढ़ा था तो देखा था कि हमारे संविधान में है कि कोई भी सरकार हो उसे बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसे प्रतिवर्ष जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और व्यय का जो विवरण है उसे संसद में पेश करना उसका कर्तव्य है। तो ये कौन सी धारा थी? ये धारा 222 नहीं है, ये भी नहीं है। 121 ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? धारा 112। सार्वजनिक बजट की अवधि होती है, कितनी होती है? क्या 5 वर्ष होती है? नहीं, 5 वर्ष नहीं होती। 2 वर्ष, ये भी गलत उत्तर है। कितनी होती है सार्वजनिक बजट की अवधि? 1 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बजट का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से आप प्रश्न जरूर पढ़ा करो वस्तुनिष्ठ का, क्योंकि यदि हम उसका अर्थ गलत जल्दबाजी में लगाएंगे तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो जानने के बाद भी हम गलत टिक करके आ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की में यही परेशानी है कि हम बहुत जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है बजट का उद्देश्य नहीं है, हमको वो ढूंढना है जो बजट का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा सरकारी बजट का आवंटन कार्य। ये तो बजट का उद्देश्य था। हमने देखा था कि सरकार कर में रियायत देकर, यानी सब्सिडी देकर या गरीबों से कम कर लेकर और सरकारी सहायता से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती है। हमने जब बजट पढ़ा था उसमें देखा था कि सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण सरकार करती है। तो इस तरह से सरकारी आवंटन का, बजट का आवंटन कार्य होता है, यानी ये सरकार का उद्देश्य है बजट का। दूसरा हमने ये भी देखा था कि सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, इसमें क्या करती है बजट के माध्यम से? अधिक आय पर अधिक कर और कम आय में कम कर लगाकर आय का पुनः वितरण करती है, पुनः आवंटन का कार्य। जैसे स्कॉलरशिप है या सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बीपीएल कार्ड वालों को सुविधा है। तो इस तरह के जो काम हैं ये बजट के माध्यम से होते हैं। ये भी सरकार का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा भी ये भी उद्देश्य है सरकार का, आर्थिक स्थिरता लाना। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन को बजट एवं कर प्रणाली से स्थिर रखने का काम भी बजट करता है। हमने देखा था कि जब महंगाई होती है या सस्ताई होती है, यानी संकुचन की स्थिति होती है, उसको नियंत्रित करने का भी जो उद्देश्य है वो काम भी कौन करता है? बजट करता है। तो इस तरह से ये जो तीनों हैं ये बजट के उद्देश्य हैं। और हमारा उत्तर क्या, प्रश्न का उत्तर क्या ढूंढना है हमको? बजट का उद्देश्य नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, बैंक से उधार लेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बैंक से उधार लेना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
बैंक से उधार लेना। बजट का ये उद्देश्य नहीं है। इनमें प्रत्यक्ष कर है। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ये सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर का सही उत्तर क्या होगा? संपत्ति कर। संपत्ति कर कैसी होती है? जिसके जितनी अधिक आय, उसको, जिस व्यक्ति की आय अधिक है उसको अपना कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से संपत्ति कर कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर। ब्याज का भुगतान है। ब्याज का भुगतान क्या है? इसका सही उत्तर होगा राजस्व व्यय। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा था कि देश से प्राप्त या विदेशों से प्राप्त जितना ऋण होता है उसका जो ब्याज का भुगतान है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? राजस्व व्यय। जबकि पूंजीगत व्यय में क्या आता है? जैसे नए उद्योग, नई संपत्तियों को बढ़ाना, तो ये कहलाता है हमारा पूंजीगत व्यय। तो जो ब्याज का भुगतान है वो किसके अंतर्गत आएगा? राजस्व व्यय में। पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ कहाँ से आती हैं? पूंजीगत प्राप्ति बाजार में हमने देखा था दो ही तरीका था। एक तो ऋण लेना विनिवेश से, भविष्य निधि से, ऋणों की वसूली, यानी पूंजीगत प्राप्तियां ये सभी हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी से है। पूंजीगत प्राप्तियां बाजार ऋण से, ऋणों की वसूली से और भविष्य निधि से। तो ये जो उत्तर है इसका क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां किस में आएंगी? उपरोक्त सभी में। कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? कर्मचारियों का वेतन, ये राजस्व है। ब्याज का भुगतान राजस्व है। आर्थिक सहायता देना राजस्व व्यय है। ये तीनों राजस्व व्यय हैं। तो पूंजीगत व्यय कौन सा होगा? मशीनों का क्रय। तो इसका सही उत्तर पूंजीगत व्यय क्या है? मशीनों का क्रय। निम्न में से कौन गैर कर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा सरकारी उपक्रम से लाभ। जैसा यदि मान लो हमारे पास, हमारे देश में यदि एनटीपीसी कोई एनटीपीसी कंपनी है, एनटीपीसी से जितना लाभ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? हमारी राजस्व प्राप्तियां। और ये ऋणों की वसूली, विनिवेश, उत्पाद शुल्क, ये सभी क्या होंगे हमारे? क्या होंगे ये हमारे सभी? पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों का उत्तर क्या होगा? सरकारी उपक्रम से लाभ। बजट के किस उद्देश्य से मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन नियंत्रित होती है? आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई और मुद्रा संकुचन का मतलब होता है जब वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ना ही बहुत महंगाई अच्छी होती है और वस्तुओं की कीमत का कम होना भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। तो किसी भी देश की सरकार ये चाहती है कि वहां पर ना बहुत अधिक महंगाई हो और ना ही चीजें बहुत अधिक सस्ती हो। तो इसको नियंत्रित करने का काम भी बजट करता है। आप हमेशा न्यूज में सुनते हैं बहुत महंगाई हो गई, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, या बजट में क्या प्रावधान होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप बजट पढ़ने के बाद, अब यदि आप न्यूज में सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि बजट किस प्रकार से वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करता है। तो बजट का जो मुख्य उद्देश्य है ये वाला है आर्थिक स्थिरता लाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता से ही वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण किया जाता है। बजट कैसे बनता है? बजट दो प्रकार का बना सकती है सरकार, अधिशेष का बजट और दूसरा घाटे का बजट, या कर प्रणाली में परिवर्तन कर देगी। कर को बढ़ाकर या कर को कम करके, इन दोनों स्थिति को जो भी सरकार को उचित लगती है इस पर नियंत्रण करती है मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। यानी आप ये बात अच्छे से याद रख लो कि जब भी महंगाई बढ़ती है या वस्तुएं सस्ती होती हैं तो उसको नियंत्रित करने का काम सरकार का होता है। और सरकार किसके माध्यम से करती है ये काम? बजट के माध्यम से। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा है पूंजीगत व्यय ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ये गलत उत्तर है।
राजस्व घाटा हमने देखा था कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? राजस्व घाटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियां। कौन सा कर प्रगतिशील कर है? ये सभी कर प्रगतिशील कर नहीं है। ये प्रगतिशील नहीं। कागजी कर क्या होता है? कुछ कर जैसे उपहार कर है, इनमें से कर बहुत कम एकत्रित होता है, इसलिए कुछ करों को कागजी कर कहा जाता है। ये जो प्रगतिशील कर है, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये क्या किसमें होता है? प्रत्यक्ष कर में। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? जिसकी आय अधिक है उससे अधिक कर लिया जाता है और जिसकी आय कम है उससे कम कर लिया जाता है। इसका उदाहरण भी हमने देखा था कि यदि अंबानी जी हैं उनसे अधिक कर लिया जाता है, अमिताभ बच्चन से उससे कम और मुझसे और कम कर लिया जाता है। तो इस तरह से प्रगतिशील कर किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का। प्रत्यक्ष कर हमारे देश में कैसा होता है? प्रगतिशील कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रगतिशील कर के माध्यम से लिया जाता है। एक संतुलित बजट होता है जब, देखो आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न में ही आपको आधा उत्तर मिल जाएगा। बहुत इत्मीनान से आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ा करो, क्योंकि उसमें भी आपके इतने अधिक नंबर कटते हैं, इसीलिए आपको ज्ञान होने के बाद भी आप नंबर कटवा देते हो। इस बात का ध्यान रखो कि आप प्रश्न को बस अच्छे से पढ़ने लगो। संतुलित बजट, कौन सा बजट कह रहा है? संतुलित। संतुलन हम किसे कहेंगे? ये संतुलन का चिन्ह दिख रहा है। जब सरकार की आय और व्यय बराबर होगा तो बजट कैसा होगा? संतुलित। यानी ये आपका उत्तर क्या होगा? पहला वाला, सरकार की आय बराबर सरकार का व्यय। ये दूसरा क्या दिया है? सरकार की आय से व्यय अधिक है, ये तो घाटे का बजट है। जब व्यय अधिक होता है और आय कम होती है, इसे हम क्या कहते हैं? घाटे का बजट। और जब आय अधिक है और सरकार का व्यय कम है, इसे हम क्या कहते थे? आधिक्य का बजट। जब आय अधिक है और व्यय कम है, इसे हम क्या कहते थे? आधिक्य का बजट। तो इस तरह संतुलित बजट क्या होगा? जब आपका आय और व्यय या प्राप्तियां या व्यय बराबर होगा। कर का भार टाल सकते हैं। किसमें हम कर का भार टाल सकते हैं? क्या प्रत्यक्ष कर में हम कर का भार टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। मेरी तनख्वाह यदि 2 लाख रुपए है और मुझे 2 लाख पर टैक्स सरकार को देना है, तो मैं किसी और पर नहीं टाल सकती। जबकि अप्रत्यक्ष कर हम दूसरों पर टाल सकते हैं। जैसे मैं उद्योगपति हूँ, मैं किसी चीज का उद्योग चलाती हूँ और मुझ पर यदि सरकार ने टैक्स दिया है, तो मैं अपना कर, जो वस्तु का सामान खरीदने वाला उपभोक्ता है, मैं कर को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी? उपभोक्ता पर। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो दूसरों पर आसानी से टाला जा सकता है, जबकि प्रत्यक्ष कर हम दूसरों पर नहीं टाल सकते। संसद में बजट पेश करता है, कौन पेश करता है? प्रधानमंत्री? नहीं। गृह मंत्री? नहीं। सही उत्तर क्या है इसका? वित्त मंत्री। रक्षा मंत्री भी नहीं करता। अब आप इस वर्ष जब भी न्यूज़ देखें या जब बजट आए जनवरी फरवरी में, जब बजट की प्रक्रिया चालू हो, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक न्यूज़ सुनिए। तो अब आपको न्यूज़ भी समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसी प्रक्रिया चल रही है। तो संसद में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी उनको हटा दिया जाता है तो यह अंतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? हमने सूत्र पढ़ा था, आखिरी वाला सूत्र था, बजटीय घाटा नहीं है, राजस्व घाटा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बजट प्राथमिक घाटा। इसका सूत्र हमने देखा था, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान, इसे हम क्या कहेंगे? ब्याज अदायगी भी कह सकते हैं। तो ये सूत्र किसका है? प्राथमिक घाटे का। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? प्राथमिक घाटा। मुद्रास्फीति में कैसा बजट बनाया जाता है? जब महंगाई होती है तो कैसा बजट बनाया जाता है? अधिशेष का बजट। अधिशेष का बजट क्यों बनाया जाता है? अधिशेष के बजट में सरकार कम खर्च करती है।
सरकार का जो खर्च होता है वो कम होता है। कम करने का उद्देश्य ये होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कम हो जाए। जब अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी तो जो वहाँ की जनता होगी वो कम वस्तुओं की डिमांड करेगी, और जब हम कम वस्तुओं की डिमांड करते हैं, कम वस्तुएं खरीदते हैं, तो धीरे धीरे महंगाई क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे मेरे पास यदि मान लो 200 रुपए रहता था, अब यदि मेरे पास पैसा ही कम आ रहा है, तनख्वाह कम आ रही है, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो अब मेरे पास 150 रुपए भर है मान लो, क्योंकि अर्थव्यवस्था से मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, मेरी आमदनी कम हो गई है, तो मैं 200 रुपए में अधिक डिमांड करूंगी। और जबकि यदि मेरे पास पैसा कम हो गया, क्योंकि जो पैसा है वो किसके पास बचा रहेगा, सरकार के पास बचा रहेगा। अधिशेष के बजट में क्या होता है, सरकार के पास आय अधिक होती है, तो सरकार ये जो मेरा 50 रुपए है ये किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ये खर्च नहीं हो रहा है, खर्च अब मैं कितना कर रही हूँ, 150 रुपए। तो इस तरह से जब मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं डिमांड कम करूंगी, और डिमांड कम करूंगी तो चीजें कैसी होने लगेगी, सस्ती होने लगेगी। आप अनुभव करते होंगे कि यदि हर कोई व्यक्ति टमाटर खरीदने लगेगा तो टमाटर की कीमत क्या होगी, महंगी होगी। और आप टमाटर खरीदना ही छोड़ दें, धीरे धीरे कम करने लगे, तो टमाटर के दाम अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मुद्रास्फीति में कैसा बजट बनाया जाता है, अधिशेष का बजट बनाया जाता है। भारत में बजट पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा के समक्ष, राज्यसभा के समक्ष, या दोनों के समक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा, दोनों के समक्ष। भारत में जो बजट पेश किया जाता है दोनों सभा में, लोकसभा में भी पेश किया जाता है और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। अगर बजटीय घाटा शून्य हो तथा उधार व अन्य देयताएं 70 करोड़ रुपए की हों तो राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े थे, राजकोषीय घाटे के 3 सूत्र पढ़े थे। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता, सबसे सरल सूत्र क्या था, राजकोषीय घाटा उधार या ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, उधार या ऋण के बराबर होता है। इस तरह का जो प्रश्न रहता है ये कंफ्यूजन के लिए देता है। हमको केवल उस चीज पे ध्यान देना है कि हमको सही उत्तर मिल जाए। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, उधार के। तो यहाँ उधार एवं अन्य देयताएं कितना है, 70 करोड़ रुपए है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 70 करोड़। हमने सूत्र में भी देखा था कि राजकोषीय घाटा जितने ऋण होते हैं सभी को जोड़ने से क्या बनता है, राजकोषीय घाटा। तो इस तरह राजकोषीय घाटा बराबर होगा हमारा 70 करोड़। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, हमारे सिलेबस में है जीएसटी, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं और भविष्य में शायद उत्पादक भी बने, या दुकान हो हमारी भविष्य में, या हम नौकरी करें। हम हर दिन उपभोक्ता हैं, हर दिन वस्तुओं को खरीदते हैं, इसीलिए हमारा जीएसटी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, इसके क्या क्या रेट हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगला वीडियो जरूर बनाऊंगी जीएसटी पे, क्योंकि ये हमारे कोर्स में भी है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है, परंतु ये कब लगता है, ये है हमारा 1 जुलाई 2017। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। आप इसको कोई भी लॉजिक से याद कर लो, किसी भी फॉर्मूले से, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न हैं वो आपको सही यदि आप कर देंगे तो आपका परसेंट बहुत सुधर जाएगा। तो आप इसके लिए कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। 1 जुलाई मतलब पुराने जमाने में 1 जुलाई में स्कूल खुलते थे, तो इस तरह से आप 1 जुलाई की तिथि को इस तरह से याद कर सकते हैं। हर बच्चे का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है, तो सभी लोग आप इस तरह का कोई एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया करो जिससे कि आपको आसानी से याद रहे, परीक्षा में वापस रिकॉल हो सके। यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है जिसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। निम्न को राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत कीजिए, कारण भी दीजिए। हमको कारण भी बताना है, हमको ये दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि राजस्व प्राप्तियां कौन सी है और पूंजीगत प्राप्तियां
कौन सी हैं? सबसे पहले दिया है भारतीय रेल निगम द्वारा सरकार को दिया गया लाभांश। ये क्या होगा हमारे लिए? राजस्व प्राप्तियां। ये क्या होगा हमारे लिए? राजस्व प्राप्तियां। क्यों होगा? क्योंकि भारतीय रेल निगम एक सरकारी उपक्रम है। ये क्या है? एक सरकारी उपक्रम है और सरकारी उपक्रम से दिया गया लाभांश क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां। तो इसीलिए ये क्या होगा हमारा? राजस्व प्राप्तियां। दूसरा है हमारा अमेरिका से आधारभूत विकास के लिए लिया गया ऋण। देखो ये शब्द का कोई मतलब है आधारभूत विकास के लिए। आधारभूत विकास हम किसके लिए कहाँ करते हैं? क्या राजस्व प्राप्तियों में करते हैं? नहीं। आधारभूत विकास के लिए यदि ऋण लिया गया है, मशीनों के लिए, उद्योग के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, हमने जापान से ऋण लिया, वो किसके लिए लिया है? हमने विकास के लिए लिया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? पूंजीगत प्राप्तियां। ये क्या कहलाएगा हमारा? पूंजीगत प्राप्तियां। अगला है हमारा बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया अनुदान। हमको जितना भी अनुदान प्राप्त होता है ये किसके अंतर्गत प्राप्त होता है? राजस्व। अनुदान जितने भी मिलते हैं ये हमको किसमें मिलते हैं? राजस्व। ये ऋण नहीं है, ये अनुदान मतलब हमको इसको उपयोग करना है। ये हमको एक तरह से सहायता मिली है, फ्री में मिला है। इसके बदले में हमको कोई उनको ऋण चुकाना नहीं है, उसका कोई ब्याज चुकाना नहीं है। तो ये हमको कहाँ से मिला है? बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अनुदान प्राप्त। तो ये हम किस में खर्च करेंगे? राजस्व प्राप्तियां। ये प्राप्तियां कौन सी होंगी? जितने अनुदान होंगे ये होगी हमारी राजस्व प्राप्तियां। अगला हमारा है जनता से सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा लिया गया उधार। ये होगा हमारा उधार। ये क्या होगा हमारा? पूंजीगत प्राप्तियां। ये क्या होगा हमारा? पूंजीगत प्राप्तियां। क्यों होगा पूंजीगत प्राप्तियां? हमने आपको बताया था कि जितना किसान विकास पत्र है या ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ है, इनसे जो जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ये किस पे खर्च ये आता है? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। ये इनसे सभी जितने प्रकार के बचत पत्र हैं इनसे प्राप्त होने वाला उधार जो होता है, जो पैसा होता है, वो हमारा होता है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। अगला है हमारा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में लाइसेंस तथा कोर्ट फीस की प्राप्ति। बहुत क्लियरली हमने देखा था कि जो भी फीस और लाइसेंस होगा ये क्या होगा हमारा? राजस्व प्राप्तियां होगी। ये क्या होगा हमारा? राजस्व प्राप्तियां। ये क्या होगा हमारा? राजस्व। हमने राजस्व में पढ़ा था बहुत अलग अलग कि लाइसेंस और फीस जितनी होंगी ये सब क्या होंगी? राजस्व प्राप्तियां होंगी। एक सरकारी उपक्रम द्वारा दिया गया लाभ। ये जहां भी हमको लाभ मिल रहा है सरकारी उपक्रम से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये सरकारी उपक्रम से। तो ये भी क्या होगा हमारा? लाभ कहाँ प्राप्त होगा? ये भी राजस्व में। इसका उत्तर भी क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां। ये था हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। ये हमारा था पूंजीगत प्राप्तियां। अब हमको देखना है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अभी हमने क्या देखा था? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब हमें किसमें वर्गीकरण करना है? राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय। सबसे पहला हमारा विश्व बैंक को ऋण की वापसी। ऋणों की वापसी या ब्याज का भुगतान जो होता है वो होता है पूंजीगत व्यय। क्या होता है? ये पूंजीगत व्यय में आता है। जितने भी प्रकार के ब्याज का भुगतान है ये होगा पूंजीगत व्यय। आर्मी अफसरों को दिया गया वेतन। जो भी वेतन होगा, वेतन तो हमेशा किस में जाता है? हमने देखा था वेतन है या पेंशन है वो सब क्या होता है? राजस्व व्यय में। किस में जाता है? राजस्व व्यय में आएगा ये। और ये किस में आएगा? पूंजीगत। पूंजीगत। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा राजस्व। ये क्या आ जाएगा?
जितना ब्याज होगा ये किस में आएगा, हमारा राजस्व व्यय में आएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण। अब ये सड़कों का निर्माण मतलब क्या हो रहा है, हमारे विकास का काम क्या हो रहा है। जितनी सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, बांध बन रहा है, ये सब क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास हम किस में करते हैं, विकास का मतलब होता है पूंजीगत व्यय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये को किस प्रकार का व्यय होगा, ये होगा हमारा पूंजीगत व्यय। क्या होगा ये हमारा पूंजीगत व्यय। नेपाल को भूकंप प्राप्ति के लिए दी गई वित्तीय सहायता। विदेशों को दी गई सहायता राजस्व व्यय है। जितनी हम सहायता देते हैं विदेशों को, वो किसके अंतर्गत आती है, राजस्व व्यय। देखो क्यों है राजस्व व्यय, क्योंकि ये वित्तीय सहायता है, ये ऋण नहीं है, ये हमको वापस नहीं मिलेगा, ये एक तरह का दान है, अनुदान है। तो हमने वित्तीय सहायता दी है, उनको वापस लेने के लिए नहीं दिया है। तो ये किस प्रकार का खर्च होगा, किस प्रकार का व्यय होगा, राजस्व व्यय होगा। और ये हमारा अंतिम है, बुलेट ट्रेन के निर्माण पर किया गया व्यय। यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा, बुलेट ट्रेन का निर्माण यानी विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है यानी सीधा सा है, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। ये जितने ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं मैंने आपको इस स्लाइड में, इस वीडियो में, यदि आप इतना कर लेते हैं, क्योंकि इस यूनिट से आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर आते हैं। यदि आप ये कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आप इस यूनिट से यदि दोनों ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे तो आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।